नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ स्टूडियो में है मेरी साथी मीनाक्षी जोशी। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, ये गाना आपने कभी ना कभी गुनगुनाया जरूर होगा, लेकिन आपने कभी सोचा हमारा चलना फिरना आखिर होता कैसे है? हमारे उठने और बैठने और चलने के पीछे किसका हाथ है? हमारा शरीर जिन हड्डियों पर टिका है, जिन हड्डियों के ढांचे से हमारी कद काठी तय होती है, उसी के दम पर हम चलते फिरते हैं। एक और बड़ी बात, हमारी हड्डियां स्टील से भी 6 गुना ज्यादा मजबूत होती हैं, जिसमें सबसे मजबूत थाई की हड्डी होती है। जब हमारी हड्डियां इतनी मजबूत होती हैं तो फिर टूटती क्यों है? जॉइंट्स में दर्द क्यों होता है? अकड़न क्यों महसूस होती है? स्टील से भी तो ज्यादा मजबूत है हमारी हड्डियां, तो फिर हमें चलने फिरने में तकलीफ क्यों होती है? इसका जवाब आज मिलेगा मीनाक्षी, और इसका जवाब है आर्थराइटिस। और इसका असली जवाब हमें योगी स्वामी रामदेव देंगे। आर्थराइटिस के लक्षण, जिसमें गठिया भी शामिल है। गठिया मतलब गांठ जैसा ज्वाइंट्स में एक तरह का दर्द पैदा होता है। बड़ी उम्र में कार्टिलेज का घिस जाना, हड्डियों में मिनरल्स की कमी की वजह से भी दर्द होता है। जबकि जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, उनमें खराब लाइफस्टाइल की वजह से इस तरह की परेशानियां पैदा हो जाती हैं। आर्थराइटिस भी 2 तरह की होती हैं। पहला ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो कार्टिलेज टूटने और घिसने से होता है। दूसरा रोमेटाइड आर्थराइटिस, जो कमजोर इम्यूनिटी की वजह से हम सब उसके शिकार हो जाते हैं। और इन सब के पीछे की बड़ी वजह है एक्सरसाइज की कमी, योग की कमी। और हुसैन, तब तो बिना वक्त गवाए हमें सीधा योग गुरु स्वामी रामदेव जी के शरण में जाना होगा, जो कि इस वक्त खुद मैदान में मौजूद है। चलना फिरना तो छोड़िए, जमकर आज तो फुटबॉल खेल रहे हैं स्वामी जी। आप बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज स्पोर्ट्स शू में भी हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फुटबॉल की दुनिया में हम थोड़ा पीछे हैं। अगर आप इस दुनिया में भी कुछ कमाल करें तो मजा आ जाएगा। तो हमारे हाथ पैर चलते फिरते रहेंगे तो आर्थराइटिस की शुरुआत ही जो होती है वो हाथ पैरों की अंगुलियों से, और जो है पैर कमजोर पड़ जाते हैं। तो हमारे हाथ, हमारे पैर पूरे एक्टिव रहने चाहिए। और जब हमारे हाथ पैर एक्टिव रहेंगे, हमारी अंगुलियां ठीक रहेंगी, हमारा शरीर एक्टिव रहेगा। और चलो, और वो उसका हमें उसकी बानगी हमें दिख रही स्वामी जी कि आपके हाथ पैर कितने एक्टिव हैं, और सभी आपकी तरह से एक्टिव रहना चाहते हैं स्वामी जी। हम अपनी हड्डियों की परवाह तब नहीं करते जब तक बुढ़ापे में हमें कोई बीमारी ना हो जाए। हड्डियां जब जवाब देने लग जाती है तब हमें लगता है कि अब तो हड्डियों की देखभाल कर लेनी चाहिए, उनका पोषण की जरूरत है। तो स्वामी जी, सबसे पहले तो आप यही बताइए कि रोजाना योग अभ्यास वो कौन से हैं जिससे हमारी ये हड्डियों की समस्या दूर रहेगी? वो कहते हैं ना, इसकी तो हड्डियां कीर्तन कर रही हैं। तो हमारी हड्डियां कीर्तन ना करे, इसके लिए हमको पहले से ही योगाभ्यास करना शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल और सही मैंने बात कहा, है। आर्थराइटिस, वात रोग सबसे अधिक होते हैं। 80 प्रकार के वात रोग है। एलोपैथी तो में आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपेनिया, गाउट, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ऐसे कुछ ही भेद कह करके 8 प्रकार की आर्थराइटिस बता दी। हमारे यहाँ 80 प्रकार की आर्थराइटिस है, और इसकी शुरुआत होती है हाथों पैरों की अंगुलियों से। जब भी किसी हाथ की अंगुली में दर्द हो तो समझ लेना ये आर्थराइटिस की निशानी है। फिर धीरे धीरे सूजन आने लगती है, फिर इसमें गांठ पड़ने लगती है, और फिर पूरी जिंदगी ठहर जाती है, कहरा उठती है। तो अंगुलियों के अंगूठों के, देखो इस सूक्ष्म एम को हल्के में ना ले। जिनके को आर्थराइटिस है उनको एक एक अभ्यास 10-20 बार से शुरू करके 50-100 बार करना है। अब जिनको आर्थराइटिस हो चुका वो गौर से सुने। और ये समस्या सबकी जिंदगी में आने वाली है। 50-60 साल के बाद में ज्यादातर लोग इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। मुश्किल से कोई अपवाद के एक्सेप्शन के तौर पर ही है जो बच पाते हैं। तो अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाएं। अब आर्थराइटिस
के लिए योगाभ्यास बताते हुए, खान पान बताते हुए आज बहुत कुछ बताएंगे। और आज अर्थराइटिस माने जोड़ों के दर्द से मुक्त, दुख से मुक्त दुनिया बनानी है ना, ये हमारा संकल्प है। तो उंगलियों अंगूठों को आगे पीछे दबाना 10-10 बार, 20-20 बार, 50-50 बार, 100-100 बार तक कर सकते हैं। तो 10 बार से लेके 100 बार तक अंगुलियों को अंगूठों को आगे पीछे दबाए, पूरे पंजे को लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब सामान्य लोग सोचते हैं कि जब तक हमने दंड बैठक नहीं लगाई, सूर्य नमस्कार नहीं किया, कठोर व्यायाम, कठिन व्यायाम नहीं किया, दौड़ नहीं लगाई, तब तक बात नहीं बनेगी। अर्थराइटिस को दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। लगा सकेंगे आप दौड़, पहले ये सूक्ष्म व्यायाम करें। 10, 20, 25, 50 बार से लेकर के 100-100 बार तक आगे पीछे ऐसे दबाया, हाथ ऐसे रख लिया, अंगुलियां अंगूठे ऐसे पीछे की ओर, ऐसे पंजा रखा ऐसे, इसको दंडासन कहते हैं। इसमें बैठ करके ज्यादातर लोगों के पैरों से या हाथों से शुरू होती है अर्थराइटिस की समस्या, तो वहां से बता रहे हैं, फिर एक एक ज्वाइंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब देखो, पूरे पंजे के बाद अब ऐसे घुमा रहे, एड़ियों में दर्द होता है ज्यादातर लोगों को। अंगुलियों अंगूठों के बाद अगला अटैक होता है एंकल ज्वाइंट, फिर रिस्ट होता है, फिर नी होते हैं, फिर कमर होती है, फिर पूरी स्पाइनल कोड जकड़ में आ जाती है। यह जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, स्लिप डिस्क सैटिका, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, लोमस स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, ये सब अर्थराइटिस का ही, हड्डियों के डीजनरेशन का ही पूरा क्रम है, ये सीक्वेंस है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये अभ्यास। तो सबसे पहले हम जोड़ों के दर्द के लिए बता रहे हैं और कुछ खास बातें भी बता रहे हैं। वात, पित्त और कफ की प्रकृति की पहचान कैसे करें। तो पित्त का तो सबको पता, उसमें एसिडिटी होने लगती है, आंखों में जलन होने लगती है, शरीर में पसीना ज्यादा आने लगता है, उससे बीपी बढ़ने लगता है, गुस्सा बहुत अधिक आता है, और फिर लंबा चले पित्त तो फिर उससे अल्सरेटिव कोलाइटिस, पायस, फिशर, फिस्टुला समस्याएं हो जाती है। और कफ का सबको भी पता है, उसमें तो सर्दी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। जो अर्थराइटिस है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, वात रोग। और वात रोगों के लिए उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण सीधा सा दर्द। जैसे पित्त का सीधा लक्षण है गर्मी, कफ का सीधा लक्षण है कफ, बलगम, और वात का सीधा सा लक्षण वात रोग बोलते हैं अर्थराइटिस को संस्कृत में, हिंदी में। तो गोल गोल ऐसे घुमाते हुए बता रहे हैं कि ये एक एक अभ्यास ऐसे 25-50 बार करेंगे, एड़ियों का दर्द खत्म हो जाए। किसी की एड़ी की हड्डी बढ़ जाती है और किसी के तो ऐसे गांठ सी बन जाती है, गठिया, इसके लिए इसको हिंदी में कहा जाता है गठिया। तो गठिया हो, अर्थराइटिस हो, उसके लिए 25-50 बार ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ। एड़ियों के पीछे कुछ लोगों की गांठ बन जाती है स्वामी जी, तो क्या इस व्यायाम से वो गांठ भी दूर हो जाती है? नसों का गुच्छा, कभी कैल्शियम का डिपोजिशन एक तरफ हो जाना। हाँ, गांठ दूर हो जाती है। हाँ, कैल्शियम का डिपोजिशन जोड़ों में भी होता है, और ये कैल्शियम का डिपोजिशन कैल्शियम हार्ट में भी जमा होता है। ये एक बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, उसके लिए तो कपालभाति, अनुलोम विलोम आगे बताएंगे। तो ये कहीं जो है कैल्शियम का डिपोजिशन ज्यादा हो रहा है, कहीं कैल्शियम कम हो रहा है, फास्फोरस कम हो रहा है, विटामिन डी की कमी है, विटामिन B12 की कमी है। तो ये अभ्यास हुआ। फिर आगे घुटने के लिए, घुटने को ऐसे खींचना छोड़ना ऐसे। अब ये सरल सा अभ्यास है, फोकस करेंगे घुटने के ऊपर तो दिखेगा, देखो ऐसे 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 को सरल है, लेकिन लंबे लंबे श्वासों के साथ होता है। ऐसे घुटनों को खींचना छोड़ना। ऐसे किसी को ये समझ में ना भी आए तो इतना तो कर ही सकते हैं, ऐसे ही करने ऐसे, या कुर्सी पर बैठ करके पैर को ऐसे ही डालें ऐसे, या इस तरह से कर लें ऐसे ऐसे ऐसे। आज से 25 साल पहले जब मैंने लोगों को योग करने के लिए शुरुआत की थी कि भाई करो योग, तो लोग बोलते थे योग बड़ा कठिन है। तो मैंने सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम से योगाभ्यास की शुरुआत की थी, बाद में आसनों को, बाद में परंपरागत व्यायाम दंड बैठकों को, फिर हमने सूर्य नमस्कार को, इसको धीरे धीरे जोड़ा कि इतना इजी, और इसी से लोगों को फायदा हुआ था। 10-10 बार ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे 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 करें। तो ये घुटने के लिए इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। ये घुटनों की एक्सरसाइज है, धीरे धीरे इसमें घुटने का स्टेमिना भी बढ़ेगा। अब किसी के कार्टिलेज घिस जाते हैं, कार्टिलेज बनते हैं हमारे प्रोटीन से।
हड्डियां बनती है हमारी कैल्शियम से, फास्फोरस से, और उसको वो स्ट्रेंथन होती है विटामिन डी और B12 से। तो ये 1 घंटा सुबह, इसको बोलते हैं सूर्य स्नान, धूप स्नान। तो 1 घंटा लंबे लंबे श्वास, ऐसे पैर उठाया, ऐसे किया 10-10 बार, ऐसे 20-20 बार, 25-25, 50-50 बार, 100-100 बार करें। ऐसे दोनों हाथों की उंगली को इंटरलॉक करके जंघा के नीचे लगा लिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे घुमाया घुटनों के लिए, ऐसे घुटनों के लिए। दूसरा मैंने बताया घुटनों को करें, फिर खड़े होकर के भी थोड़ी उठक बैठक करते हैं, इससे भी घुटने अच्छे हो जाते हैं। देखो ये जी कुछ कह रहे थे हुसैन जी। स्वामी जी, योग करते करते थोड़े सवाल भी ले लेते हैं, आज बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, और खासतौर से लड़कियों में बहुत जल्दी आजकल आर्थराइटिस की लक्षण नजर आने लगते हैं। निधि गुप्ता एक सवाल पूछ रही हैं, वो बता रही कि 28 साल की उम्र में जो है उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत जो थी वो शुरुआत उसकी हुई, वो डिटेक्ट हुआ, और अब वो 35 साल की है। डॉक्टर उनको जमीन पर बैठने तक के लिए मना करता है और उनकी जिंदगी ठहर सी गई है। अब वो आपसे चाहती है कि उनकी जिंदगी बेहतर हो सके, उनके लिए कोई उपाय बताएं। देखो हुसैन भाई, सभी बीमारियां जैसे जेनेटिकली होती हैं, ऐसे अर्थराइटिस भी जेनेटिकली होता है। छोटे बच्चों को भी अर्थराइटिस और रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है। हर चीज हमको विरासत में मिलती है। फिजिकल स्ट्रक्चर तो विरासत में मिलता ही मिलता है। हड्डियों की कमजोरी, स्किन की प्रॉब्लम, ऐसे लीवर किडनी की, छोटे बच्चों को प्रोटीन लीकेज की समस्या, फिर किडनी में क्रिएटिनिन बढ़ने, छोटे बच्चों को भी होने लगी। हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, बच्चों को जन्म से ही जॉन्डिस की प्रॉब्लम। तो जन्मजात रोग जो होते हैं इसको जेनेटिक प्रॉब्लम बोलते हैं। तो जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, माता पिता को अर्थराइटिस था तो बचपन में ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, फिर हड्डियों की बात पूरा स्पाइनल कोड पर, इसलिए आज हम स्पाइनल कोड के लिए भी बताएंगे अभ्यास। तो ये घुटने के लिए अभी बता रहे थे, तो उसके लिए उपचार क्या क्या करें वो भी हम साथ साथ में बताते जाते हैं। अंत में कुछ हम प्रैक्टिकल भी करके बताएंगे। जिनको भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो सुबह लहसुन ले सकते हैं, रात को भिगो दे चीरा मार करके पानी में, तो उसकी गर्मी कम हो जाती है। नहीं तो लहसुन गर्मी करता है किसी किसी को, खास करके वात के साथ जिनकी पित्त भी प्रकृति है। अब जैसे मेरी बचपन में वात प्रकृति थी, वक्त के साथ मेरी पित्त प्रकृति हुई, इसलिए मैं यदि लहसुन खाता हूं तो मुझे गर्मी करता है। लेकिन उसका एक उपाय है, जिनको लहसुन गर्मी करे तो लहसुन को आज हम अंत में बताएंगे, थोड़ा सा गाय का घी और थोड़ा त्रिकुटा डाल करके उसको थोड़ा सेक लें, आधा सिका हुआ, पूरा नहीं, और उसको खा लें। तो उससे फिर ये अर्थराइटिस की औषधि है, जबरदस्त औषधि। तो ये घुटनों के लिए बता रहे थे, अभी अगला भी बता रहे हैं घुटनों के लिए। ये खाना कब है लहसुन जो आपने बताया स्वामी जी? हाथों की अंगुलियों, सुबह नहार मुंह, फिर रिस्ट के लिए है जी। ये लहसुन जो आपने बताया, हाँ, ये निहार ले लें खाली पेट। तो ये खाली पेट लहसुन, हाँ, और इसको ये लहसुन खाली पेट लिया जाता है, और यदि घी के साथ त्रिकुटा डाल करके लिया तो उसको फिर एक रोटी के साथ खा ले। खाली पेट एक रोटी के साथ ये लहसुन खा लिया, नाश्ता भी हो गया। अच्छा, अब देखो जिनको अर्थराइटिस है उनको दही, छाछ, नींबू, अचार, कोई भी खटाई से बचना पड़ेगा, ये परहेज करना पड़ेगा। अब इसमें कुछ घरेलू उपाय है। मेथी, अंकुरित मेथी सबसे अच्छी होती है। किसी को मेथी गर्म पड़ती हो तो मेथी का पानी पी ले। मेथी को दरदरा कूट के रख लें और उसको रात को भिगो दे, सुबह उसका पानी पी ले। बस मेथी का पानी पी ले, या हल्दी मेथी सूठ ले लें। या हमने जो है एक वातारी चूर्ण बनाया हुआ है, बहुत सरल सहज सा है, तो वातारी चूर्ण ले लें। जिनको बहुत ही ज्यादा अर्थराइटिस है, तो देखो ये अभ्यास बताते बताते मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, ये कमर किसी की जकड़ जाती है, हिलना डुलना मुश्किल हो जाता है, उनके लिए बता दिए सारे अभ्यास। फिर थोड़ा जो है कमर की थिकनेस को कम करने के लिए ये थोड़ा पश्चिमोत्तानासन भी थोड़ा ऐसे ऐसे कर लिया करें। बहुत ज्यादा करेंगे तो दुखेगी कमर, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे कर ले तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। थोड़ा ऐसे दाएं बाएं ऐसे घूम जाएं, जो वक्रासन कर सके तो वक्रासन कर लें ऐसे, तो इससे कमर जो है हमारी फ्लेक्सिबल हो जाती है। इस प्रकार से ये स्वामी जी एक और सवाल है। करते करते मैं अर्थराइटिस का जी कुछ पूछ लिए थे, पूछ लीजिए आप। जी एक सवाल है, एक दर्शक है, इनका नाम है रूपक। वो कह रहे हैं कि जब भी वो उठते बैठते हैं तब उनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए, खान पान से लेकर योगाभ्यास भी? हाँ, वो बता देते हैं। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, और मैं आपको बताता हूं। देखो आंकड़े कुछ भी कहते हो, आंकड़ों का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसके अंदर भी एक बड़ी लंबी कहानी रहती है। अंगुलियों के अंगूठों के लिए मैंने कहा 25-25, 50-50 बार, 100-100 बार
ये अब यहां से अर्थराइटिस शुरू होता है, ये यहां से फिर रिस्ट, और फिर ये कोहनी, फिर कंधे, फिर गर्दन, फिर पूरी कमर जकड़ जाती है धीरे धीरे। अब सुनो, मेथी, हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर मैंने बताया, वातारी चूर्ण बताया। अब अंगूठा अंदर, उंगली ऊपर, मुठ्ठियां बंद, ऐसे गोल गोल घुमाते हुए कुछ बात कह रहा हूं। जिनको कितना ही भयंकर अर्थराइटिस है, अभी बरसात का मौसम है, राजस्थान में घास होता है, उसको मोथा घास बोलते हैं, मोथिया भी बोलते हैं कहीं। आयुर्वेद में नागर मोथा प्रयोग होता है, वो तो लंबी जड़ होती है काली काली। ये जो मोथिया घास होता है, जब ऐसे करेंगे तो 10 बार करने में हाथ थक जाते हैं, तो फिर हाथ थोड़े नीचे ले आएंगे, फिर दोबारा कर ले ऐसे, तो 10-10 बार, 20-20 बार, 25-25, 50-50 बार लंबे लंबे श्वासों के साथ करें। मोथा घास, मैं आपको बताता हूं, आज से करीब 30 साल पहले की घटना है। राजस्थान में एक व्यक्ति जो है, उसके पास में अर्थराइटिस के लिए लाइन लगा करती 100, 200, 500 लोग लाइन में लग करके औषधि लेने आते। हमने सोचा भाई पूछते हैं ये दवाई क्या देते हैं, बता के नहीं दिया, तो हमने एक आदमी लगा दिया। हमने ऐसी सैकड़ों दवाइयां, अर्थराइटिस की, जॉन्डिस की और डायबिटीज की, बड़ी बड़ी बीमारियों की दवाइयां ऐसे ही ढूंढी। ये वेट कम करने वाला अश्वगंधा का पत्ता नीमच से ऐसे ही ढूंढा था। एक दलिया हम जो बताते हैं ना, 500 ग्राम बाजरा, 500 ग्राम गेहूं, 500 ग्राम मूंग, 500 ग्राम चावल, 20 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम उसके अंदर तिल, तो ये चीजें बता के नहीं देते थे लोग पहले, तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ही करते हुए बता रहा हूं। तो हमने आदमी लगा दिया, तो वो आदमी खेत में जाकर के फिर एक जड़ लेकर के आया और फिर उसको कैप्सूल में भर करके देता था। यद्यपि वो स्वार्थी नहीं था, लोगों को ऐसे ही दिया करते, जो अपनी इच्छा से 100, 200, 500, 1000 रुपए दे करके चले जाए, उसको रख लिया करता। तो उसने क्या, क्योंकि अब जब ज्यादा लोग आने लगे तो मजदूर लगाने पड़े उसको इकट्ठा करने के लिए, तो पता लगा ये मोथा घास, ये मैं आपको शर्तिया बात बता रहा हूं, जैसे कहते हैं ना गांव की भाषा में बोल जाता है शर्तिया इलाज, उसका रामबाण इलाज। तो ये मोथा, ये रामबाण इलाज है अर्थराइटिस का। अब अगला बताते हैं, सहजना। सहजना डायबिटीज के लिए, सहजना अर्थराइटिस के लिए, सहजना स्किन रोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको गुजरात में और दक्षिण भारत में इसका साग भी बना के खाते हैं, लेकिन वो पका हुआ खाते हैं, वो भी गुण करता है पके हुए का। फिर आपने उसको कहीं सरगवा बोलते हैं, सहजना बोलते हैं उसको, तो उसकी स्टिक्स होती हैं लंबी लंबी, उसको खाया जाता है। उसका कच्चे का अचार भी बन जाता है, उसको खा सकते हैं, और कच्चे की सब्जी खाएं तो ज्यादा लाभ होता है। और सहजने के पत्ते और सहजने की फली, उसको उबाल करके भी पी सकते हैं। अभी घरेलू चीजों से मैं शुरुआत कर रहा हूं जी, जबरदस्त लाभ करते हैं। और ये सूक्ष्म व्यायाम बताते बताते फिर आसन भी बताएंगे, प्राणायाम भी बताएंगे। देखो घरेलू चीजें इतनी जबरदस्त होती है। एलोवेरा, पारिजात, हर घर में लोगों ने लगाना शुरू कर दिया। एलोवेरा, पारिजात, हर श्रृंगार उसको बोलते हैं, निर्गुंडी, सहजना, रासना, इनको कूट करके, लहसुन, इनको कूट करके काढ़ा बना करके पिला दे, जबरदस्त फायदा होगा। लहसुन को हम छोंक करके खाते हैं या उबाल करके खाते हैं, तब इतना लाभ नहीं करता, उसका ऑयल उड़ जाता उसमें, इसलिए लहसुन को मैंने बताया कच्चा खाएं या उसको घी में इस तरह से ले लें। तो एलोवेरा, पारिजात, निर्गुंडी, रासना और सहजना। अब ये सब ना मिल पाए तो पीड़ांतक क्वाथ हमने ये तैयार कर रखा है। ये सिर के पीछे हाथ रख करके, हाथों से सिर के और सिर से हाथों के एक दूसरे के एंटी प्रेशर देते हैं, फिर हाथों से ऐसे ऐसे करते हैं। ये करते करते और फिर सामने की ओर से ऐसे करते हैं। मैं अभी एक बहुत उम्दा उपचार बता रहा हूं, एक्सीलेंट और 100% क्योर बताता हूं मैं अर्थराइटिस का। ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम 25-25, 50-50 बार करने हैं, 100-100 बार तक करने हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ सीरियसली करना। और फिर भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम हम आधा घंटा कराते हैं। रोमेटॉइड अर्थराइटिस, उसका पैरामीटर होता है 20 से ज्यादा अर्थराइटिस नहीं होना चाहिए पैरामीटर में। जैसे हीमोग्लोबिन, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल हम मापते हैं ना, ऐसे RA फैक्टर 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यूरिक एसिड 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ESR 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब सोचो जिनका RA फैक्टर 200 से 1000 तक पहुंच गया, उनको हमने 1 महीने के अंदर ही वापस 20 पर ले आए। उसके लिए स्वामी जी ये कमाल आप ही कर सकते हैं, इसलिए बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। उसके लिए उनको स्वामी जी एक और सवाल है। हमारी एक दर्शक आर्या तिवारी, वो अपनी माता जी के लिए पूछना चाहती हैं। उनकी माता जी 40 साल की हैं और उनकी रीढ़ की हड्डी में कहीं कोई नस दब रही है, जिसकी वजह से उनका शरीर सुन्न हो जाता है। तो उनके लिए कोई उपाय बताएं आप। अब वो ही बताने वाले। ये सूक्ष्म व्यायाम के बाद अब जो है
ये रीढ़ की हड्डी के ऊपर अगला अटैक होता है। तो मैं बता रहा था, जो ये एलोवेरा, ये पारिजात, निर्गुंडी, रासना, सहजना, ये सब हम बताएंगे। हमने ये पीड़ांतक क्वाथ बना रखा है, इसको उबाल के सुबह दोपहर शाम 3 बार लें। एलोवेरा पिए। जो एलोवेरा होता है, एलोवेरा भी पौधा सबको ही पता है, सारे देश को हमने बताया हुआ है। एलोवेरा जूस पिए। अब ये कुछ चीजें अर्थराइटिस में, जैसे हम अश्वगंधा या अश्वशिला, शिलाजीत, चंद्रप्रभा, लाक्षादि गुग्गुल, सिंगराज, योगराज गुग्गुल, त्रिदशांग गुग्गुल, महावात, विध्वंसन रस, बेहतवा, चिंतामणि, ये सब गर्म चीजें होती हैं। एक बात बता के फिर अगली स्पाइन कोड की बात बताऊंगा। इसमें हमने पारिजात, निर्गुंडी, रासना, बिनोला, अश्वगंधा, नागरमोथा, बला, पुनर्नवा, अजवाइन, सौंठ, एरेंड, देवदारू, कचूर, गुडूची, गोखरू, अतीस, अमलता, शतावर, पिपली, कुटज, छाल, धनिया, हरड़, चव्य, गिलोय, विधारा, सौंफ, कटेली, छोटी बड़ी, और जो है ये तो पीड़ांतक क्वाथ। और एक वाताड़ी चूर्ण बना रहे जिसमें अश्वगंधा जो है, और एक बहुत जबरदस्त चीज होती है सुरंजान, मीठी और हल्दी, मेथी, सौंठ आदि। तो ये वातारी चूर्ण, ये वातारी चूर्ण और पीड़ांतक क्वाथ, ये कौन पीड़ांतक क्वाथ 3 बार पी सकते हैं। इतना ही कर लें तो कितना ही भयंकर अर्थराइटिस हो दूर हो जाता है। अब अगली बात बता, कोड के लिए आपने पूछा तो रख दो। आज मैं सुबह 4 बजे से योगाभ्यास करा रहा हूं। खूब बरसात हो रही है, बरसात में खूब आनंद करवा रहे हैं सबको। तो देखो, जिनको अर्थराइटिस है तो ऐसे तो नहीं कर पाएंगे, तो कैसे करें? ऐसे बैठ जाएं और ऐसे उठ जाएं, ऐसे करें। ये अर्थराइटिस के लिए। अर्थराइटिस का असर जब कमर पर हो जाए तो कैसे कैसे क्या क्या करना है, ये आपको मैं अभी बता रहा हूं कमर के लिए। अब ये उष्ट्रासन, या उष्ट्रासन न कर पाए तो अर्धचंद्रासन, जितना भी जो कर पाए ऐसे, ये ऐसे 2 अभ्यास तो ये करने। अब अगले अभ्यास बता रहा हूं, बहुत जरूरी है, ये सब करें। और साथ साथ अब ये भी बता देता हूं, अब जैसे घरेलू उपचार तो मैंने काफी बता दिए। अब मैंने कहा सुबह सुबह खाली पेट सूर्योदय के समय 1 घंटा सूर्य का प्रकाश लेना जरूरी है। इससे विटामिन डी, B12 पूरे मिलेंगे। और अंदर से जब योगाभ्यास करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम और ये जो आसन बता रहे हैं, आसन और प्राणायाम करेंगे तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, B12 और सारे न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस में तो मल्टीविटामिन की आजकल गोली लेते हैं, फिर अब पेन किलर्स लेते हैं, पेन मैनेजमेंट। अर्थराइटिस की कोई दवाई नहीं है। तो अर्थराइटिस के लिए आयुर्वेद में हमने दवाइयाँ तैयार की और हमने चूहों को अर्थराइटिस किया है और उनको फिर ठीक किया। इसको कहते हैं एनिमल ट्रायल। और ये इंटरनेशनल जर्नल में ये सारे पब्लिश भी किए हमने, सारे डेटा। हमारे पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर जाकर के कोई भी रिसर्च पेपर देख सकता है। हमने 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए। इसलिए जब मैं यहाँ से बोलता हूँ तो लोग कहते हैं स्वामी जी इतने कॉन्फिडेंस से आप कैसे बोलते हैं? अरे कॉन्फिडेंस से नहीं, मैं एविडेंस के साथ बात करता हूँ और एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करता हूँ। अश्वशिला, इसके ऊपर हमने इंटरनेशनल जर्नल में खाली रिसर्च पेपर ही पब्लिश नहीं कराया, हमने एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक ये पूरा करके पाया है कि जिनके कार्टिलेज घिस जाते हैं, हड्डियां, अर्थराइटिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, कमर से लेकर के पूरे शरीर में कहीं पर भी दर्द है, अश्वशिला 2-2 गोली, चंद्रप्रभा 1-1 गोली और त्रयोदशांग गुग्गल 1-1 गोली। जिनकी हड्डियां बहुत ही ज्यादा कमजोर होगी, कहते हैं चोरा चोरा हो जाएंगे, ऐसे अंदर से हड्डियों के अंदर दीमक लग गई, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपेनिया अर्थराइटिस। उसमें लाक्षादि गुग्गल दे दें। तो लाक्षादि गुग्गल जब ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए, भुजंगासन के 2 अभ्यास। जब कमर में दर्द हो जाए अर्थराइटिस से तो त्रयोदशांग गुग्गल। और अर्थराइटिस के साथ साथ में स्किन की प्रॉब्लम हो तो उसमें फिर कैशोर गुग्गल। अर्थराइटिस के साथ साथ यूरिन में भी प्रॉब्लम हो तो गोक्षरादि गुग्गल। अर्थराइटिस में जोड़ों में दर्द है तो फिर योगराज गुग्गल। कमर में दर्द है तो त्रयोदशांग गुग्गल। तो गुग्गल बदलते रहेंगे, कोई भी एक गुग्गल। और चंद्रप्रभावटी, अच्छा स्वामी जी, पीड़ांतक वटी, ये पीड़ांतक कोई पेन किलर नहीं है। और अश्वशिला, ये 1-1 गोली सुबह, दोपहर, शाम। अश्वशिला, पीड़ांतक, चंद्रप्रभा और कोई एक गुग्गल ले लिया
तो जबरदस्त लाभ होगा। अर्थराइटिस और स्पाइन की सभी प्रॉब्लम 100% क्योर होंगी, श्योर है। भुजंगासन बता दिया, पिछले भुजंगासन भी बता देते। आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे स्वामी जी, आप अभी विटामिन का जिक्र कर रहे थे। अभी कोरोना काल में फासला, स्वामी जी अभी आप विटामिन का जिक्र कर रहे थे। कोरोना काल में वैसे भी लोग घर से बाहर कम निकल रहे हैं और शहरों की जिंदगी थोड़ी सी ऐसी है भी कि बच्चे धूप में कम जाते हैं और उसकी वजह से विटामिन डी की बहुत डिफिशियंसी होने लगती है बच्चों में। और हम पहले सुना करते थे कि नई जवानी मांझा ढीला। आजकल तो सारे बच्चे जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं, बच्चे और बड़े तो हुसैन इंजेक्शंस लगवाते हैं। बिल्कुल। तो इसी से जुड़ा कनिष्क ठाकुर का एक सवाल है। वो पूछ रहे हैं कि स्वामी जी से इस सवाल का जवाब लीजिए कि विटामिन डी की जो कमी है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं आयुर्वेद के जरिए। देखो, विटामिन डी की जो कृत्रिम तरीके से जो कमी है ना, वो तो देखो आजकल उसका पाउडर देते हैं और वो कहते हैं खा लो आप, लेकिन वो सब चीजें टेम्परेरी हैं। मैंने सैकड़ों हजारों लोगों पर ये देखा है, मुझे आकर के खुद बताया लोगों ने, और मैंने पाया है कि वो टेम्परेरी इलाज है, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जो हम विटामिन डी और बी12 के लिए एलोपैथी में जो सोल्ट हमें केमिकल दिए जाते हैं वो ठीक नहीं है। इसके लिए एक ही उपाय है। देखो, कुछ चीजों का कोई विकल्प नहीं है। जैसे नींद का कोई विकल्प नहीं कि बिना सोए काम चल जाए, कोई ऐसा उपाय बता दो। बिना टॉयलेट जाए, खाना खाएं और टॉयलेट ना जाना पड़े, पानी पिए यूरिन ना जाना पड़े। तो देखो, विटामिन डी आपको यदि नेचुरल लेना है तो 1 घंटा सूर्य की धूप, चाहे सुबह ले लो, चाहे दोपहर ले लो, चाहे शाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में कोई समस्या नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के अंदर जहां पर ओजोन में की परत में छेद हो गए, वहां दिक्कत है। तो ये एक एक पैर को ऊपर उठाया, इससे कमर हल्की हो जाती है। मरकट आसन, फिर पवन मुक्त आसन, हल्के हल्के अभ्यास बताते हुए आपको ये बता रहा हूं। उनको तो धूप में बैठना ही पड़ेगा। हाँ, इसमें अंकुरित अन्न खाने से, फ्लैक्सीड लेने से, फ्लैक्सीड जो है इसमें विटामिन डी, विटामिन बी12, ओमेगा 3 सारे विटामिन मिल जाते हैं। तो ये फ्लैक्सीड, अलसी के बीज, अब अलसी के बीज बोलो तो लोग कहते थे अरे ये अलसी है, ये कोई खाने की चीज है। लेकिन अब पूरी दुनिया में फ्लैक्सीड के ऊपर इतना रिसर्च हुआ है, तो इससे विटामिन डी, बी12, ओमेगा 3 सारे विटामिन। तो उसको क्या करें, जो फ्लैक्सीड है हल्का सा उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए थोड़ा सा सेक लें, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लें, ऐसे खा सकते हैं। उसका हल्का सा सेक के उसका पाउडर बना लें। उसको जो है अर्थराइटिस है तो दही के साथ नहीं, अर्थराइटिस नहीं है खाली विटामिन डी की कमी है तो उसको दही के साथ भी ले सकते हो, पेट के लिए भी बहुत अच्छा। और सबसे आसान उपाय है के लिए भी विटामिन, भगवान सूर्य की शरण में जाना। रोज 1 घंटा धूप की रोशनी में गुजारें और विटामिन डी की कमी से खुद को बचाएं। सूर्य की किरण लो जी, और अलसी लो, अंकुरित खाएं। अंकुरित जो है ना सबसे अच्छे होते हैं। स्प्राउट्स, कोई भी चीज, गेहूं है, मूंग है, मूंगफली है। अच्छा स्वामी जी, चीज जो अंकुरित है ना वो सबसे अच्छा है। तो अंकुरित लेना बहुत जरूरी है सबके लिए। स्वामी जी, एक बहुत कॉमन सा सवाल आपके चाहने वाले फेसबुक और ट्विटर पर पूछ रहे हैं कि आर्थराइटिस जैसी परेशानी में प्राणायाम कितने कारगर है? अब आसन के बाद उसी की बारी आ रही है और वही करना है। तो पवन मुक्त आसन, अर्धल आसन और ये एक पाद उत्तान पादासन, ये सब आसन तो बता दिए, कटियुत्तान आसन तक ही। अब प्राणायाम के बारे में मैं ये बताना चाहता हूं। देखो, ये भी रख, कोई भी आसन में बैठ जाए। जिनको अर्थराइटिस है वो ऐसे नहीं बैठ सकते, सुखासन में बैठ जाए। पद्मासन में नहीं बैठ सकते, सुखासन में बैठ जाए, सिद्धासन में बैठ जाए, चेयर पर बैठ जाए। चेयर पर बैठ करके ऐसे प्राणायाम करने, ऐसे लंबे लंबे श्वास, ऐसे 2 से 5 मिनट धीरे धीरे ऐसे करना। ऐसे पैर लटका करके कुर्सी पर बैठ करके कर सकते हैं, कैसे भी करें लेकिन कर लें। सीधी सी बात ये है, 5 मिनट ये करना। अब इससे ब्लड और एनर्जी का फ्लो अच्छा हो जाएगा। अब देखो, भस्त्रिका के बाद जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कपालभाति, अनुलोम विलोम है। उसके बाद भ्रामरी उद्गीत, स्ट्रेस को कम करने के लिए, डिस्ट्रेस होने। अर्थराइटिस में सबसे जरूरी है
टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स पूरी रिलीज हो जानी चाहिए, वो होंगे कपालभाति से। हमारे शरीर में से 4 जगह से गंदगी निकलती है, मल से, मूत्र से, पसीने से और श्वास से। अब कपालभाति करने से मलमूत्र अच्छा हो जाता है, माने कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी और एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छा रहेगा, किडनी अच्छी रहेगी। तो मलमूत्र से टॉक्सिन्स पूरे निकल जाते हैं, पसीने से पूरे मल जो है टॉक्सिन्स निकल जाते हैं और श्वास से। तो चारों को ठीक करता है कपालभाति। अनुलोम विलोम फिर पूरे नाड़ी तंत्र को अच्छा करता है। भस्त्रिका से श्वसन तंत्र, कपालभाति से पाचन तंत्र, पाचन संस्थान, मूत्र संस्थान, यौन संस्थान, ये सब ठीक होते हैं। और स्केलेटन पूरा हड्डी वो कपालभाति और अनुलोम विलोम दोनों करने से ठीक होते हैं। तो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब अच्छा होता है इन 2 प्राणायाम से। इसलिए कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा घंटा, 1 घंटे तक हम करवाते हैं हुसैन भाई। और हम देखते हैं हमारे पास लाखों नहीं करोड़ों लोगों का डेटाबेस है जिनको अर्थराइटिस और उनको हमने क्योर किया है, जो मैं आपको आयुर्वेद की औषधियां बता रहा था। अभी विस्तार से उसके बारे में अंत में बताने वाला हूं। अभी 5 मिनट प्राणायाम के हैं, फिर औषधियों के ऊपर ही हम फोकस करेंगे। तो कपालभाति ये बहुत जरूरी है। पेट साफ होना अर्थराइटिस के रोगियों का बहुत जरूरी है। उसके लिए एलोवेरा का ताजा जूस पी लें। एलोवेरा का ताजा जूस निकालने के लिए हमने यहां पर जूसर भी मंगाया हुआ है। हम बार बार एलोवेरा का जूस बताते हैं, एलोवेरा की सब्जी बताते हैं, एलोवेरा की मैंने बर्फी भी बताई है, एलोवेरा के लड्डू भी बताए हैं, एलोवेरा की खीर भी बताई है। सारे व्यंजन मैंने एलोवेरा के बताए हुए हैं। तो अर्थराइटिस वालों के लिए एलोवेरा अमृत है, अमृत है। स्वामी जी एक चीज और है जिसकी बहुत डिमांड आ रही है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। घुटनों में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द और दूसरे हिस्सों में जो दर्द होता है अर्थराइटिस की वजह से, उसके लिए बताता हूं अभी। कपालभाति, फिर ये अनुलोम विलोम मीनाक्षी जी आप कर लो, फिर इसके बाद भ्रामरी उद्गीत कर लेना। ये ऑस्टोब्लास्ट ओस्टोक्लास्ट सेल्स को बैलेंस करता है। हम अर्थराइटिस को कैसे ठीक करते हैं? ऑस्टोक्लास्ट सेल्स उसको बोलते हैं जो हड्डियों के पुराने सेल्स को नया होने का जो प्रोसेस है। ऑस्टोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं जो पुराने सेल्स को नया करना। ब्लास्ट मतलब खत्म करना, नहीं नया बनना। और क्लास मतलब जो पुराने हैं उसको एक साइकिल है, हड्डियों के सेल्स, स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, ये साइकिल पूरा होता है। तो ये साइकिल टाइम जो है परफेक्ट नहीं होता है, तो ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोप्रोसेस अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम करने से ओस्टोब्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन अच्छा हो जाता है, अर्थराइटिस अच्छा हो जाता है। तो ये कपालभाति, अनुलोम विलोम अभी जो है मीनाक्षी जी करते रहेंगे, हमारे ब्रह्मचारी भी करते रहेंगे, सन्यासी भी, और भ्रामरी उद्गीत भी। मैं अब अगली बात बताता हूं आपको, जो आप अर्थराइटिस के लिए पॉइंट पूछ रहे थे। जोड़ों का दर्द है, हाथों में पैरों में कोई भी दर्द है, तो पीछे के जो चैनल है, सभी अंगुलियों के पीछे, ये सारे चैनल बहुत जरूरी है। ये ऐसे 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 करके ये दबाएं, और इनके पीछे से भी दबाएं, यहां से नाखून से लेकर के उसके पीछे तक ये पूरा चैनल है, दोनों तरफ। तो जोड़ों का दर्द और साथ में स्पाइनल कॉर्ड, हड्डी का दर्द, रीढ़ की हड्डी, जो स्पाइनल कॉर्ड हमारी पैराफेरियल सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो पूरा, तो ये पीछे से। और इसमें भी जो रिंग फिंगर है, उसमें अंगूठी इसीलिए नहीं पहनाते, वो भी एक एक्यूप्रेशर की पद्धति है। पीछे से, यहां से ये दबाए, और ये पीछे के चैनल दबाए। तो हाथ का कोई भी दर्द, यानी यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, तो ये पीछे के ये पॉइंट दबाएं। और कमर में है तो यहाँ से पॉइंट दबाएं, और सिर में भी दर्द है तो यहाँ से दबाएं, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है तो यहाँ से भी दबा दें। अंगूठे के बाहर की ओर ये हड्डी है, यहाँ से ऐसे इसको दबा दिए। सारे पॉइंट दबाने के बाद किडनी का पॉइंट जरूर दबाएं। और ऐसे ही दोनों हाथों में और दोनों पैरों में ये पॉइंट है, ये ऐसे ऐसे। और एकदम से जोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द, घुटनों में डिजनरेशन, एड़ी का दर्द है तो एड़ी के भी दोनों तरफ से पॉइंट दबाएं, ऐसे ऐसे ऐसे। ये पॉइंट दबाया जाता है दोनों तरफ से, ये पॉइंट ऐसे। और फिर रीढ़ की हड्डी में दर्द है तो फिर ये पॉइंट दबाया जाएगा, यहां पर दोनों ही पैरों में। यह जो पॉइंट है इसको दबाया जाता है ऐसे। जबरदस्त है, माने दबाते ही लंगड़ा लूला आदमी भी चलने लग जाता है, इतना जबरदस्त इससे फायदा होता है। तो ये कमाल है स्वामी जी। ये पॉइंट बताया स्पाइनल कॉर्ड के लिए, ये पॉइंट बताया हड्डी टखने के दर्द के लिए,
ये पीछे ये पॉइंट बताए सारे, यहाँ पैर से लेकर के घुटने से लेकर के कमर तक के लिए पीछे के ये पॉइंट है ये। और फिर नीचे से ये इनके ऊपर भी ऐसे दबाना, और इनके यहाँ देखो ये पैर में भी ये जो छोटे उंगली के पास वाले अंगुली इसके टॉप पर, इसके मूल में दबाना। स्वामी जी, तो ये जो खास करके शटिका समय का चक्कर बहुत तेजी से भाग रहा है, रगड़ बाय बोलते हैं स्वामी जी। लेकिन जिस शरीर में बीमारियां होती हैं उसी शरीर में बहुत सारे ऐसे बटन हैं जो आप बता रहे हैं जिनको दबा के हम उनकी तकलीफों को दूर कर सकते हैं। स्वामी जी, अब एक ऐसी कोई औषधि बता दीजिए, कोई जूस बता दीजिए जो दर्द के मामले में संकट मोचक की तरह से हो। जूस तो हमेशा मैं बताता हूं, आज सारी चीजें बता देता हूं। देखो, जूस पीना है ये एलोवेरा का जूस, एलोवेरा की सब्जी, लड्डू, सब कुछ मैंने बताया। एलोवेरा का जूस ये सबको पीना चाहिए। और इसको जूस जो है ये 2 मिनट के अंदर, 1 से 2 मिनट के अंदर ये पूरा इसमें झाग से आते हैं एक बार थोड़े, लेकिन ये पहले चिपचिपा होता है। ये एलोवेरा का गुद्दा निकाला और उसको, नहीं तो लोगों को ऐसा लगता है तो चिपचिपापन इसका खत्म ही नहीं हो रहा। सब्जी बनाते हैं तो थोड़ा सा उसके अंदर नींबू डालते हैं तब उसका खत्म हो जाता है। और 2 मिनट ऐसे घुमा दो तो पूरा पानी पानी हो जाता है। तो एलोवेरा पहले तो वो पल्प था, अब वो जो पल्प था वो ऐसे ये पूरा जूस बन जाता है। देखो ऐसे, ये आप देख रहे हैं पूरा एकदम, कांच का ग्लास होता तो और अच्छा दिखता, लेकिन हमारे बच्चे हैं जो भी ले आए ठीक। स्वामी जी, ये सिर्फ ये जूस अब एक को नहीं पीना इतना, ये पूरे खानदान के लिए हो गया है। अच्छा, सिर्फ एलोवेरा ही ये हाँ, सिर्फ एलोवेरा है। अब दूसरा जो है, एक आपको उपाय बता रहे हैं वो, अब ये जो सहजना है, ये मैंने बताया था, ये पीड़ांतक जो है इसका काढ़ा बना करके पी लें। पीड़ांतक, और इसमें जिसको जो मिल जाए, निर्गुंडी मिल जाए तो निर्गुंडी, पीड़ांतक, ये निर्गुंडी जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, निर्गुंडी के पत्ते, पीड़ांतक, ये पारिजात के पत्ते, फूल, पारिजात के फूल या पत्ते दोनों ले लें। और ये जो है ये निर्गुंडी के पत्ते, और ये जो है सहजना के पत्ते, इन सबको, और नहीं तो ऐसे पीड़ांतक ले लें और इसका उबाल करके पानी पी लें। और जिनको हड्डियों की प्रॉब्लम है तो ये हड़जोड़ जो है हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों को पता थी, हमने सबको बता दी। इसको लाक्षादी गुगुल भी बनाते हैं, हड्डियां कितनी कमजोर हों। अच्छा स्वामी जी, ये जो औषधि आप बता रहे हैं ये खाली पेट लेने वाली है, फायदा करती है। हाँ, जला दो। तो देखो, हाँ, ये खाली पेट काढ़ा पिएंगे। अब आपको एक बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं, जिनको लहसुन अनुकूल नहीं पड़ता तो 1 चम्मच ऐसे घी ले लिया, और इसके अंदर ये जो लहसुन है इसको काट लिया ऐसे। कहां गया चाकू? तो चाकू से काट करके और थोड़ा सा चीरा मार करके इसको, और फिर इसके अंदर डाल दें ऐसे, और इसमें फिर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया। इस प्रकार से ये जो है, इसको परिवार में 2-4 लोगों को है तो इसमें थोड़ा सेंधा नमक, और ये त्रिकुटा है, आश्रम का मिलता है त्रिकुटा, थोड़ा सा त्रिकुटा डाल दिया, चुटकी भर त्रिकुटा, और थोड़ा सा ये सेंधा नमक, बस इतना सा, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया, और फिर इसको ऐसे भून लिया। और ये आधा भुनने पर, पूरा नहीं भुनना, आधा भुनने पर फिर इसको रोटी के साथ खा लिया। देखने में तो स्वामी जी बहुत शानदार लग रहा है, स्वाद में भी मैं उम्मीद करता हूं ये बहुत शानदार होगा। आप तैयार कीजिए स्वामी जी से। मैं जरा दर्शकों को बता देता हूं कि कल आपकी क्लास में उनके लिए क्या खास होने वाला है। इन दिनों मौसम भी रंग बदल रहा है, कभी बारिश होती, कभी ठंड हो जाती, कुछ देर में हमें उमस महसूस होने लगती, कभी हम एसी ऑन करते हैं, कभी ऑफ करते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बार बार चेंज होता है और इससे हमें ईएनटी यानी कान, नाक और गले की परेशानी होती है, उस पर असर पड़ता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स का सलूशन बताएंगे स्वामी रामदेव और सिखाएंगे आपको यौगिक उपाय। ये तो प्रोग्राम लग रहा है मेरे लिए ही है, क्योंकि ये टेम्परेचर चेंज का प्रॉब्लम तो सबसे ज्यादा मैं ही फेस करती हूँ। स्वामी जी, वक्त बिल्कुल नहीं रहेगा, एक छोटा सा संदेश। बस छोटा सा संदेश यही है,
सुबह योगाभ्यास करें और ये जो घरेलू चीजें बताते हैं इनका जूस पिए। ये मैंने एलोवेरा का जूस बताया था, मैं इसको पी लेता हूं और इसको पी लिया करें। ज्यादा ही बॉडी में टॉक्सिस बढ़े तो गोखरू का भी काढ़ा पी लें और ये पीड़ांतक ऑइंटमेंट है वो पीड़ांतक तेल लगा लें तो दौड़ते रहेंगे, जिंदगी चलती रहेगी। चलने का नाम ही जिंदगी है। प्रणाम, नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। एलोवेरा का जूस पियो, मस्त रहो, योग करो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो योग कीजिए और प्रकृति के करीब रहिए तो आपकी जिंदगी से परेशानियां खुद ब खुद दूर रहेंगी। अमेरिका के किस शहर में अंधाधुंध फायरिंग ने ली 4 लोगों की जान, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।